Hi friends, myself Prerna Goyal. I'm a spoken English language trainer and communication skill and motivational speaker and personality development trainer. I have taught lakhs of people, I should say, in English language training and communication skills as housewives, professionals, students, and travelers, all kinds of people. And today I'm with you with my very good friend Dipanshu Mittal ji. Namaskar, Dipanshu नमस्कार। ji. And he is a social worker. Our today's topic is social work. And आज का पॉडकास्ट हमारा हिंदी में ही रहेगा क्योंकि दीपांशु जी हिंदी को प्राथमिकता देते हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी में इसको पूरा कर पाऊं। हिमांशु जी प्लीज हमारे ऑडियंस को आप अपना विस्तार पूर्वक परिचय दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपांशु मित्तल और मैं आपका गाज़ियाबाद ज़िले के अंदर राजनगर एक्सटेंशन एरिया है, यहाँ पे रहता हूँ मैं पिछले 5 सालों से। उससे पहले दिल्ली में था। तो मेरी जो एजुकेशन है, वो डिज़ाइनिंग फ़ील्ड में है, एनिमेशन फ़ील्ड में है और पिछले 14 सालों से मैं कार्टोग्राफ़ी फ़ील्ड में वर्किंग रहा हूँ, उससे क्षेत्र से जुड़ाव रहा है और थोड़ा पारिवारिक जीवन के साथ-साथ, अपना व्यावसायिक जीवन के साथ-साथ हम थोड़ा समय निकाल लेते हैं समाज के लिए, क्योंकि हमारी सोच ये है कि समाज ने हमें शिक्षा दी है, समाज ने हमें सम्मान दिया है, तो हम समाज को वापस क्या देते हैं? तो इसी उद्देश्य से हम थोड़ा समय निकाल लेते हैं समाज के लिए। ये मेरा परिचय छोटा था। बहुत अच्छा लगा ये जानकर क्योंकि समाज के बारे में कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत ही काबिल तारीफ काम करते हैं और इसकी बहुत सख्त जरूरत है। तो आपके सामाजिक जीवन की शुरुआत दीपांशु जी कब से हुई और कैसे हुई? एक्चुअली पढ़ाई हमारी शुरू से शिशु मंदिर, विद्या मंदिर की रही है। हम्म, तो समाज के साथ तो ख़ैर हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं। बट अगर हम इसको मेनली लेके आते हैं आफ्टर एजुकेशन या आफ्टर जो हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ थी, तो कोविड के टाइम पीरियड में मतलब लाइफ़ में कुछ ट्रिगिंग पॉइंट होते हैं आपके। तो कोविड के समय जब लॉकडाउन लगा था, सभी चीज़ें बंद हो गई थी। अब हम एज भी उस समय लगभग 25 के आस-पास कुछ रही होगी, 25-26 के आस-पास। तो घर पे नहीं बैठा जाता था उस समय। तो ये था कि भई क्या करें? घर पे सारा कुछ करके देख लिया। अब जब मियाँ, बीवी, बच्चा घर में लड़ाई शुरू हो गई तो ये था कि बाहर निकलते हैं, कुछ देखते हैं। हम्म, तो तब हमारी सोसाइटी के कुछ लोग थे जो कोरोना की जो कोविड का जब टाइम पीरियड आया था तो काफ़ी लोग परेशान हुए थे। उसमें हर तबके के लोग थे। एक हम्म, समाज के सबसे निम्न वर्ग से लेके सबसे उच्च वर्ग तक सभी लोग पीड़ित थे। हम्म, तो उस समय ये था कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं? हम्म, तो हम लोगों ने सोसाइटी के जो संपन्न या समृद्ध परिवार थे, उनसे हमने कुछ राशन या कुछ खाना लेके हमने जो लोग थे कोविड के टाइम पीरियड में माइग्रेट जो आ लेबर रहे थे, थे। जो दिल्ली से बिहार या उत्तर प्रदेश या अलग-अलग राज्यों में जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे बेचारे। तो हम्म, कोविड में सारा बंद था मार्केट वगैरह। तो हम्म, उनको हमने क्या शुरुआत किया था, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पद्धति है हम्म, कि घर पे अगर हम किसी महिला से कहेंगे कि भई आप 50 लोगों का खाना बना दो, तो हम्म, उनके लिए थोड़ा ये परेशानी वाला समय होता है। समय हो जाता है कि भई 50 हम्म, लोगों के लिए रोटी बनाओ, खाना बनाओ, उनको हम्म, पैकिंग करो। तो हमने यही किया था कि सभी परिवारों से हमने बोला था कि जब भी आप खाना बनाते हैं, 3 रोटी, थोड़ी सब्ज़ी आप बना के एक पॉलीथीन में पैक करके अपने घर के बाहर टाँग दो। तो हम उन पैकेटों को वहाँ से इकट्ठा करते थे और फिर जो बस तीन माइग्रेंट रोटी। मज़दूर थे, हाँ, 3 रोटी, थोड़ी हम्म, सब्ज़ी। तो हम्म, कोई महिला अपना जैसे 4 लोगों का खाना बना रही है, तो उसे 3 रोटी सब्ज़ी थोड़ी एक्स्ट्रा बना दी, तो हम्म, उस पे कुछ असर नहीं पड़ा। तो इसी हम्म, तरीके से जब सोसाइटी की 100 महिलाएँ अलग-अलग खाना बनाती थी, तो हमारे पास 100 पैकेट हो गए, हम्म, बिना किसी पे एक्स्ट्रा बर्डन डाले हुए। क्योंकि कोविड में क्या था कि आपका राशन भी बहुत मुश्किल से मिल रहा था। लोग हम्म, बाग लाइन लगा रहे थे, दुकानें खुलती नहीं थी समय से। हम्म, तो हर पहलू को देखते हुए शुरुआत हमने वहाँ से की थी, तो वो राशन हम्म, लेके हम जो माइग्रेंट मज़दूर थे, जो लोग जा रहे थे, हम्म, उनको हम देते थे। हम्म, बाद में फिर
एक विचार आया कि हमारी सोसाइटी में पैरामिलिट्री के लोग रहते थे, रहते हैं अभी भी। तो उसमें काफ़ी लोग ऐसे थे जो या तो रिटायर्ड थे, बुजुर्ग थे, या उनके यहाँ पे जो मेन फैमिली हेड थे, वो बाहर पोस्टेड थे। तो उस समय हमने क्या किया था कि जो भी, क्योंकि पहली वेव में बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी रिस्की था, हार्मफुल रहा। हार्मफुल था। तो हमने ये कहा था कि आपको दवाई चाहिए या आपको राशन चाहिए, तो जो भी चीज़ें चाहिए आप बताइएगा, हम मार्केट से लाके हम आपको डोर स्टेप पे रखवा देंगे। तो इस टाइप से ये थोड़ा शुरुआत की थी। उसके बाद बस धीरे-धीरे बढ़ते चले गए और थोड़ा आज। मैंने सुना कि आप रक्तदान महादान के बारे में कुछ करते हैं, ये क्या है? ये इसकी शुरुआत भी कोविड के समय पे ही हुई थी। तो आज की डेट में दिक्कत क्या आ रही है कि शहरी एरिया में लोगों की जो ज़िंदगी है, वो इतनी सीमित हो गई है कि हमारे पास में हमारे पड़ोसी से मिलने तक का समय नहीं होता है। तो ख़ासकर ये जो हाई राइज़ सोसाइटी में जो फ्लैट कल्चर जब से आया है, तो हमने देखा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, वो आईटी सेक्टर में अच्छे से वर्किंग हैं। अब उनको अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो उनको लगता है, उनको ये फ़ील होता है कि भई हमें किसी की क्या ज़रूरत है। भई हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छी लाइफ़ है, सारे इंश्योरेंस है, हर चीज़ है। तो वो कोविड के टाइम पीरियड पे हुआ क्या था कि बहुत से लोग थे जिनका यही लाइफ़स्टाइल था। उन्होंने कभी भी अपने जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनसे कोई बात वास्ता नहीं नहीं करी। रखा, कोई संपर्क नहीं रखा। लेकिन जब कोविड पैंडेमिक आया, तो उस समय दोनों हस्बैंड वाइफ कोविड से बीमार हुए। यहाँ तक कि उनको कोई देखने वाला नहीं था, कोई दवाई या कुछ खाना-वाना देने वाला भी नहीं था, और वो दोनों फ्लैट के अंदर ही डेथ हो गई। और पड़ोसियों को पता तक नहीं चला कि मेरा पड़ोसी बीमार है या वो डेथ हो गई है। जब घर से स्मेल आई, तब उनको पता चला। तो उस समय हमने ये देखा था कि लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो थी, वो बेसिक मेडिकल जो सपोर्ट होती है, जैसे ब्लड डोनेशन की थी, प्लाज़्मा, कोविड में प्लाज़्मा डोनेशन से काफ़ी लोगों को मदद मिली थी, या ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए। तो ये या जो बेसिक दवाइयाँ हैं, क्योंकि कोविड में तो हर चीज़ की एकदम वो हुआ था, तो तब पैरासिटामोल वगैरह। हाँ, तो इन सभी चीज़ों में हमने ये देखा था कि कुछ चीज़ें तो आप पैसे के बल पे या और संपर्क से मिल जाएँगी, बट ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान ही दूसरे इंसान को दे सकता दे है। सकते हैं। तो उस समय एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना के थोड़ा प्रयास किया था, क्योंकि जब उस समय मैंने भी ब्लड डोनेशन में अपना प्लाज़्मा ब्लड प्लाज़ मैं कोविड का पेशेंट रहा था, तो एक जानकारी मिली थी कि किसी सज्जन को ब्लड का प्लाज़्मा की ज़रूरत है, और वो आपका मतलब कि वेंटिलेटर पे जाने ही वाले थे। तो मेरी सिस्टर है, उसने बताया था कि भैया मेरे एक कॉलीग हैं, उनके फादर को इमीडिएट ज़रूरत है, आप अभी कोविड से रिकवर किए हैं, तो आप एक बार देख लीजिए। तो तब मैं गया था, तब अस्पताल में जाके जब मैं पहुँचा था, तो एक-एक पेशेंट के साथ-साथ 10-10 लोग थे, जो केवल डोनर्स को सर्च कर रहे थे, उनके पास डोनर्स नहीं मिल रहे थे। तो उस समय ये सोचा था कि भी चलो एक शुरुआत करते हैं कि लोग बाग एक-दूसरे की, क्योंकि आज तक इसका ब्लड का इंडस्ट्रियलाइज़ेशन नहीं हुआ है। एक इंसान ही दूसरे इंसान को ब्लड दे सकता है, उसी की मदद कर सकता है। तो तब इसकी शुरुआत की थी। आज की डेट में हमारे साथ में लगभग 800-900 लोग जुड़े डोनर्स हुए जुड़े हैं। हुए हैं, वेरी और गुड। हमारा जो ये रक्तदान महादान व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इसमें हम खासकर गाज़ियाबाद के आस-पास के लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और उसमें भी 80-90% राजनगर एक्सटेंशन के लोग हैं। सभी लोग वेल सेटल्ड, एजुकेटेड, हर तरीके के नॉर्मल फैमिली के लोग हैं। वो अपने ऑफ़िस को छोड़ के, रोज़गार को छोड़ के, या घर से समय डायरेक्ट निकाल कर। अस्पताल जाते हैं, वहाँ पे आपका लाइव डोनेशन करके आते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ये सारा का सारा वॉलंटरी एक निःशुल्क सेवा भाव से होता है ये। तो ये शुरुआत हुई थी। तो कोरोना के दौरान जो लोग ब्लड एक दूसरे को दे रहे थे, उससे कोरोना नहीं ट्रांसफर हो रहा था? देखिए, कोरोना तो मैडम उस समय आदमी जब कहीं बाहर जाता भी था, तब भी ट्रांसफ़र हो हम्म, रहा होता था। हम्म। लेकिन अब जो सिचुएशन है, वो तो फेस करनी है। तो जिस ब्लड तो मतलब कम्युनिकेबल हो जाता है डिजीज का। नहीं, वो देखिए, अस्पताल में हर चीज़ के प्रिकॉशन लिए जाते हैं।
जो कोविड पेशेंट हैं उनका एक अलग सेक्शन था और जो हम्म, ब्लड बैंक है वो उसका अलग सेक्शन ओके। सेक्शन था। तो जब ब्लड बैंक में किसी को एंटर किया जाता था, प्रॉपर मास्क वगैरह होता था, हम्म, इनफैक्ट उनका चेक भी किया जाता कि ये कोविड पेशेंट है या नहीं है। तो हम्म। वो प्रिकॉशन चल रहे थे उस समय। मतलब कोविड के पेशेंट का ब्लड नहीं लिया जाता था, नहीं, 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 नहीं। नॉर्मल कोविड पर्सन का देखिए, ब्लड लेके हाँ, कोविड पेशेंट को दिया जाता था। कोविड देखिए, जो फर्स्ट वेव थी, हम्म, उसमें तो सारे के सारे ऑपरेशंस बंद हो गए थे। हम ये सोचते हैं कि कोविड की पहली वेव में सबसे ज़्यादा हम्म, लोग मरे थे। हम्म। तो मेरा मानना ये है कि उसमें मरने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या वो थी पहली वेव में, सेकंड वेव में? फर्स्ट वेव में। फर्स्ट वेव में कोविड में हुआ क्या था कि हम्म, सभी लोगों को डर था कि हम्म, कोविड फैल जाएगा हम्म, और सबसे फ्रंट लाइन पे हमारे डॉक्टर्स या मेडिकल सेक्टर हम्म, था। हम्म, तो डॉक्टर्स को भी डर था कि भी हम्म, हमें भी कोविड हो सकता है या हो हम्म, भी रहा था, काफ़ी लोगों को अवेयरनेस नहीं थी हम्म, कि कैसे इससे बचा जा सकता है। हम्म, तो जो बंदा सालों साल से हार्ट पेशेंट था हम्म, या किसी बंदे को डायलिसिस होनी थी या हम्म, कोई टीबी का पेशेंट था, तो उनको जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, हम्म, वो मिलने में भी देरी हो रही थी या उनको नहीं मिल पा रहा था। तो हम्म। फर्स्ट वेव में जो सबसे ज़्यादा लोग मरे अफेक्टेड थे, हुए। अफ़ेक्ट हुए थे, वो लोग थे जिनको हम्म, कोविड से अलग भी कुछ ना कुछ बीमारी हम्म, थी, लेकिन कोविड की वजह से उनको उसका ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाया था। हम्म, बहुत से लोग हैं जिनकी उस समय सर्जरी नहीं हो पाई थी, जो उनकी पेंडिंग चल रही थी। हम्म, बहुत से लोग हैं जिनकी मतलब मेरे सामने ऐसे-ऐसे केस थे कि किसी की हड्डी टूटी थी हम्म, और वो अपनी हड्डी का उन्होंने सिंपल सा प्लास्टर करवाया था, जबकि अगर कोविड नहीं होता तो 99% उनकी सर्जरी होती। हम्म, तो पहली वेव में उस चीज़ का असर पड़ा था। दूसरी वेव में कोविड पेशेंट को ब्लड से अलग हम्म, प्लाज़्मा की ज़रूरत पड़ी थी हम्म। और प्लाज़्मा केवल वही लोग दे सकते थे जिनको कोविड होके निपटा था। अच्छा। जी। हम्म, एक्चुअली क्या है कि प्लाज़्मा एक ऐसा पार्टिकल है हमारी बॉडी का जो हम्म, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है या आपको हम्म, आपकी हिंदी में कहें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हम्म, और कोविड पेशेंट को वो पार्टिकल चाहिए था हम्म, जो दूसरों के शरीर में हाँ, जनरेट हुआ था कोविड हम्म, से लड़ने के लिए। हम्म, तो मेरे को जैसे सितंबर में कोविड हुआ था, हम्म, अक्टूबर में जाके वो क्लीन हो गया था, मतलब कि मैं हम्म। अपना उसका हाँ, असर रिकवर कम हो हो गया गए था, थे। रिकवर हो गया था। तो मैं 21 दिन के बाद मैं किसी को प्लाज़्मा दे सकता था। अब हम्म, प्लाज़्मा के लिए भी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें दोनों हाथों में काफ़ी मोटी-मोटी सुई लगाई जाती है। हम्म, एक तरफ से ब्लड निकलता है, मशीन में वो फ़िल्टर होके उस ब्लड में से केवल प्लाज़्मा अलग निकाला जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है, हम्म। फिर बाकी का ब्लड आपके शरीर में डाल दिया जाता वापस है। डाल दिया तो जाता है। जिस तरीके से जैसे डायलिसिस होती है, हम्म, सेम पैटर्न पे आपका प्लाज़्मा या प्लेटलेट्स का निकाला हम्म, जाता है, लगभग 2 ढाई घंटे का टाइम हम्म, पीरियड लगता है और जो बंदा पहली बार देता है, उसको हम्म। थोड़ा-सा डर डर भी लगता है। लगता है, पेन भी होता है हम्म, और एक जैसे होता है ना कि घबराहट सी होती है, वो होती है। हम्म, अब तो ख़ैर मैं कई बार अपना दे चुके। प्लेटलेट्स और प्लाज़्मा दे चुका हूँ। हम्म, तो उस समय ये था कि प्लाज़्मा लेने वाले हज़ारों लोग थे और हम्म, देने वाले चंद सैकड़ों लोग थे। हम्म। अपनी लाइफ टाइम में हम कितनी बार अपना ब्लड दे सकते हैं? मेडिकली आप हर 3 महीने में ब्लड दे डोनेशन सकते कर हैं। सकते हैं आप, किस है ना? एज तक? ऐज मैटर नहीं करता। एज मैटर नहीं। दिक्कत क्या आती है कि हम्म, अगर आप कोई मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, हम्म, तो डॉक्टर्स आपको मना करते हैं कि आप ब्लड डोनेशन नहीं करो। हम्म, मेन दिक्कत क्या आती है कि भई अगर मैं कोई दवाई ले रहा हूँ, इसका हम्म, मतलब मेरे शरीर में कोई ना कोई बीमारी है, हम्म, जिसके लिए मैं दवाई रेगुलर बेसिस पे ले रहा हूँ। हम्म, तो अगर मैंने किसी को ब्लड दिया, तो जो पेशेंट है, जो अभी एक्चुअल में बीमार है, तो हम्म। उसको मेरे ब्लड का जो इन्फेक्शन है, वो वो लग जल्दी जाएगा। लग जाएगा। तो इसलिए उनको अवॉइड करवाया जाता है, हम्म, लेकिन कुछ इमरजेंसी केसेस में जब हम्म, कहीं पे युद्ध होता है या कोई और हम्म, इमरजेंसी होती है, तो तब ये चीज़ें थोड़ा अवॉइड कर दी जाती है क्योंकि उस समय क्या हम्म। है कि इन्फेक्शन से पहले सबसे पहले जान बचानी होती हाँ, है। जान बचा ले। तो उस केस में हो जाता है ब्लड हम्म, डोनेशन, वो बहुत रेयर केस होता है। लेकिन हम्म, ब्लड डोनेशन तो ये है कि आप 18 साल के बाद आप ब्लड डोनेट करना चाहिए आपको शुरू कर और सकते आज की हैं। डेट में हमारे साथ में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ में 50 से ज़्यादा बार ब्लड डोनेशन किया है। हम्म,
और उनकी कोई ज़्यादा एज भी नहीं है, किसी की 40 साल एज है, किसी की 35 साल एज है, तो वो रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेशन करते हैं। और जो हमारा रक्तदान महादान ग्रुप है, इसकी एक खासियत है कि हम लोग ऑन कॉल जाके डायरेक्ट लाइव डोनेशन करते हैं। एक होता है ब्लड डोनेशन की आपकी सोसाइटी में कोई कैंप लगा, तो वहाँ पे आपने ब्लड डोनेशन किया। ब्लड बैंक में चला गया। वो ब्लड बैंक में जाता है, ब्लड बैंक का फिर एक अपना प्रोसीजर होता है कि वो इस तरीके किसको से देते हैं? किस तरीके से किसको देते हैं। लेकिन आज की डेट में 90% बड़े जितने भी बड़े ब्लड अस्पताल हैं, सबके अपने ब्लड बैंक हैं। अब वो क्या होता है कि उनका सिंपल सा कहना होता है कि भई हम दूसरे ब्लड बैंक का ब्लड एक्सेप्ट नहीं नहीं करेंगे, करते। क्योंकि हमको डाउट है कि उन्होंने ब्लड का जो टेस्टिंग है, उसका जो फ़िल्टर है, जो एक प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट प्रोसीजर, वो अच्छे से किया है या नहीं किया है। तो जितने भी बड़े अस्पताल हैं, सब ये कहते हैं कि भई आप डोनर लाइए, हम ब्लड निकाल के हम उसका अपने हिसाब से टेस्टिंग करके हम तभी चढ़ाएँगे। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है आपका ब्लड डोनर की। हमारे पास में डेली अपना कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट आती हैं और पूरे दिल्ली एनसीआर में अलग-अलग अस्पतालों से आती हैं, कभी गुड़गाँव से, कभी दिल्ली से। तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हैं जो राजनगर एक्सटेंशन में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में जॉब करते हैं। तो जब हम वहाँ पे डालते हैं, ग्रुप पे डालते हैं कि भी ऐसे-ऐसे आपका एम्स में ज़रूरत है या कैलाश हॉस्पिटल में ज़रूरत है या मैक्स में ज़रूरत है, तो जो लोग उस अस्पताल की नियर बाय प्रेज़ेंट होते हैं, तो वो ब्लड जाते हैं, दे लाइव के डोनेशन आते हैं। करा आ गए। इस पैटर्न पे हम तो लोग काम आप करते हैं। तकरीबन कितने ग्रुप्स से जुड़े हुए हैं जो इस तरीके के काम में आपको मदद कर देते हैं? देखिए, हमारे साथ में अ, गाज़ियाबाद और हुँ, दिल्ली, हुँ, ये दिल्ली एनसीआर के कुछ ब्लड बैंक्स हैं जो हमसे हुँ, जुड़े हुए हैं। हुँ, तो होता क्या है, अब जैसे आपका नोएडा में एक पीजीआई इंस्टीट्यूट है, आपका बच्चों हुँ, का है, तो वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे रिसर्च हुँ, सेंटर भी है। तो वहाँ पे क्या होता है कि यूपी के किसी दूर-दराज के ज़िले का बच्चा कोई यहाँ पे आया। हुँ, अब उनको इलाज अच्छा मिल रहा है तो वो यहाँ पे आ गए, हुँ, बट उनका कोई नॉन रिलेटिव नहीं है हुँ, इस एरिया में, नोएडा में या हुँ, दिल्ली एनसीआर में। हुँ, तो वो लोग फिर जब अपना ब्लड बैंक में बात करते भी हमारे पास में डोनर हुँ, नहीं है और हमको इमरजेंसी लेवल पर डोनर चाहिए होता है, हुँ, तो वहाँ की जो ब्लड बैंक के अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं, तो उनके हुँ, पास हमारा नंबर नंबर है, होता है। जानकारी है, तो हुँ, वो हमको बता देते हैं या वो हुँ, हमको कनेक्ट करवा देते हैं, तब हम लोगों से अपील कर लेते हैं कि हुँ। भी आप जाके ब्लड तो डोनेशन कर आप आओ। लोगों तक कैसे पहुँचते हैं अपने सोसाइटी में और किस तरीके से लोगों तक पहुँच पाते हैं उनसे बात करने के लिए? हमारा जो माध्यम है वो डिजिटली माध्यम हमने रखा है। हुँ, तो सबसे पहले तो हम अपने जो ग्रुप्स हैं या जो चैनल व्हाट्सएप चैनल बनाए हुए हैं, हम वहाँ पे डालते हैं। हुँ, उसके बाद में हम देखते हैं कि भी कभी-कभी कुछ इमरजेंसी केस होते हैं कि हुँ, उनको इमीडिएट लेवल पे चाहिए और लाइफ थ्रेटनिंग उनके साथ में सिचुएशन है, हुँ, तो तब हम लोगों को फ़ोन कॉल भी करते हैं, जिनका हुँ। हमें पता होता है कि हाँ, भैया ये इस ब्लड ग्रुप के बंदे हैं, डोनर हैं और इन्होंने इतने समय पहले ब्लड डोनेशन किया है। तो जो लोग आपको जानते हैं मतलब एक बार ब्लड दे चुके, उनका तो नंबर और उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, मगर नया इंसान कैसे आपसे कनेक्ट होता है? देखिए, नए कोई इंसान के व्यक्ति लिए अपना चाहे ब्लड डोनेशन देने में नाम लिखवाना चाहता है या आपकी मदद करना चाहता है कि आप गरीबों की सहायता के लिए मतलब मैं आगे आना चाहता हूँ, किस तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट करता है? देखिए, इसके लिए मेरा सभी लोगों को एक आग्रह है, संदेश है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे माध्यम से ही किसी की मदद करें। हुँ, आप जहाँ भी रहते हैं, उसके आस-पास में जो-जो अस्पताल हैं, नियर बाई या जो-जो ब्लड बैंक हैं, हुँ, आप उनके पास जाइए, उनसे हुँ, संपर्क कीजिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे ये पूछिए कि भई मेरा ये ब्लड ग्रुप है, मैं ब्लड डोनेशन कर सकता हूँ। जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी आप हमें बताइए, बता दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर आप ले लीजिए अच्छा, और हम आ जाएँगे। तो मतलब तो वो ये मैसेज क्या है, ये हुँ, पैन इंडिया या हर जगह के लिए एप्लीकेबल है। हुँ, ज़रूरी नहीं है कि भई जो ये हमारा संदेश है वो गाज़ियाबाद के लोग ही देख रहे हों, हुँ, या ऐसा भी नहीं है कि भई सभी लोगों को हम मदद कर मदद पाएँगे। कर पाएँगे या जुड़ आप पाएँगे हाँ, सबसे। आप अपने एरिया के लेवल पे लोगों को कनेक्ट करिए, हुँ, किसी भी माध्यम से एक ग्रुप बनाइए और हुँ, आस-पास में जो भी अस्पताल हैं, क्योंकि उससे जुड़िए। हाँ, आप लोकल में रह के जितनी ज़्यादा मदद कर पाएँगे, हुँ, उतनी मदद आप बाहर जाके नहीं कर पाएँगे।
मेरी दृष्टि से तो ये दान सबसे बड़ा दान है, रक्तदान सबसे मतलब बड़ा दान रक्तदान है। सबसे बड़ा जी। दान है। इसी के साथ-साथ हम हम्म, आपका ये तो एक तरीके से जीवन दान हो गया। बिल्कुल, देखिए रक्तदान क्या जीवन केवल दान हो गया कि रक्तदान ही नहीं आपने होता, किसी का जीवन बचाया, वो पूरी उम्र आपका आभारी रहेगा। मेन क्या है कि ये जो हमारा ग्रुप बनाने का उद्देश्य था रक्तदान का, हम्म, तो ये इसका केवल एक ही उद्देश्य नहीं है कि हम किसी की जान बचा रहे हैं। हम्म, इसका उद्देश्य ये भी है कि हम समाज के साथ जुड़ रहे हैं। जुड़ रहे हैं। अगर मैंने अब से 1 साल पहले किसी को ब्लड दिया है, तो वो बंदे से मेरा व्यक्तिगत परिचय हो गया परिचय हो और गया। वो जो परिचय है वो हमारा ताउम्र चलता है। हम्म, मुझे भी याद रहता है, उनको भी याद उनको रहता है। भी याद। बाकी समय की बात है हम उनसे कितना संपर्क में रहते हैं। हम्म, आज की डेट में हम हज़ारों परिवारों से जुड़े हुए हम्म, हैं, जिनको हमारे ग्रुप के माध्यम से ब्लड मिला है या उनको हम्म, किसी तरह की मदद मिली है या वो मदद करते हैं। तो हम्म, ये जो हमारा जुड़ाव है, हमारा ये, उद्देश्य यही है कि समाज के तौर पे हम लोग एक-दूसरे से जुड़ें। इसी हम्म, तरीके से एक पॉइंट मैं रखना चाहूँगा, रक्तदान के साथ-साथ आज की डेट में भारत सरकार नेत्रदान के ऊपर भी काम कर रही है। हम्म, भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं हम्म, जो दृष्टिहीन हैं, हम्म, वो नहीं देख पाते हैं। हम्म, कुछों का बाय बर्थ होता है, कुछों का एक्सीडेंटल होता है, कुछों का मेडिकल ग्राउंड पे होता है। हम्म, ये एक बहुत ही चौंकाने वाला एक आंकड़ा है हम्म, कि हमारे देश में जितनी जनसंख्या नेत्रहीन लोगों की है हम्म, और अगर हम्म, हम जो लोग नेत्रदान कर सकते हैं, हम्म, नेत्रदान कौन कर सकता है कि हम्म, मेरे फैमिली में है, किसी की डेथ हुई, हम्म, तो डेथ के 6 घंटे तक हम्म, उस व्यक्ति की आँखों की जो कॉर्निया होती है, निकाली उसका जा डोनेशन सकती। हो सकता है। हम्म, 6 घंटे तक ये मेडिकल लाइन में होता है। 6 हम्म, घंटे तक वो खराब नहीं होती है। हम्म, एक व्यक्ति की 2 आँखों से 2 हम्म, आँखों की केवल कॉर्निया निकालते हैं। लोगों को एक हम्म, भ्रम भी ये भी रहता है कि वे पूरी हम्म, आँख निकाल लेंगे, कुछ हम्म, नहीं। दैट मीन जिस समय कॉर्निया निकाली जाती है, आदमी को एहसास नहीं होता कि हम्म, इनकी आँखों में से कुछ पार्ट मतलब निकला है। जिंदे व्यक्ति को एक भी नहीं पतला-सा होता। पर्दा होता है, जैसे प्याज की हम्म, वो होती है ना झिल्ली, झिल्ली। इस टाइप से एक हल्का-सा पर्दा होता है। तो एक व्यक्ति की 2 आँखों की कॉर्निया से 8 के आस-पास लोगों को रोशनी मिल जाती है। हम्म, मतलब एक आदमी मरने के बाद 8 लोगों को अच्छा। नेत्रदान देके गया है। 8 लोगों ओ, को ज़िंदगी भर के लिए रोशनी देके गया है। हम्म, और सबसे मज़े की बात ये है, भारत के नक्शे में एक छोटा-सा देश आता है श्रीलंका, हम्म, जिसका नक्शा हमेशा आता है, फ्री फंड में आता है वो, आप इंडिया का हम्म, खरीदोगे, श्रीलंका का आएगा। श्रीलंका में एक रूल है कि हर आदमी को आई डोनेशन करना मैंडेटरी है, हम्म, जिसकी वजह से वहाँ पे ना के बराबर लोग नेत्रविहीन नेत्रविहीन है। हैं और श्रीलंका पूरे विश्व में वो कॉर्निया हम्म, एक्सपोर्ट करता है हम्म, दूसरे देशों को, दूसरी मेडिकल जो सहायता वो लेता है और उनको कॉर्निया कॉर्निया देता देता है। है। अगर भारत के लोग हम्म, इस तरीके से हम अपने पिता को कैसे जीवित रख सकते हैं? अभी मेरे पिताजी की डेथ हम्म, हुई है, तो अगर मैंने उनकी जो नेत्रदान हाँ, करा, तो वो आँख 8 लोगों के अंदर जाके वो जीवित हैं। तो हम्म, इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती आप है? अपने पिता को उनके अंदर भी देख सकते उनके अंदर हैं। देख सकते हैं, वो आपके पिता की हाँ, दृष्टि से देख रहे दृष्टि हैं, से देख रहे है ना? हैं आपको। तो देखिए, हम्म, दान तो वो मतलब पेशेंट को और आपको आपस में मिलवा देते हैं कि नहीं, आपके पेशेंट का नहीं। उनको वो लगा, जैसे एक्चुअली क्या है किडनी के कि पेशेंट्स में ऐसा नहीं करते। हाँ, जब किडनी भारत सरकार ने ट्रांसप्लांटेशन होता है जी। तो जो डोनर होता है उससे मिलवाते नहीं है जिसको दिया जाता है। हाँ, एक अंतर क्या है कि कुछ तो हमें जानकारी नहीं होती है हम्म, और कुछ हम जानकारी रखना भी नहीं चाहते हैं। हम्म, सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर ये डाउट है कि भी हम जो नेत्रदान कर रहे हैं, हम्म, वो नेत्रदान जो है, वो गलत हाथों में जा रहा है। हम्म, मैं दधीची देहदान समिति है आपकी, उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ हम्म, काफ़ी सालों से और हमने कुछ लोगों का आई डोनेशन का एक शपथ पत्र होता है या प्लीज हम्म, ली जाती है कि हाँ भई हाँ, मैं मरने के उपरांत अपनी नेत्रों का दान करूँगा। कुछ हम्म, लोग हैं जो अपनी पूरी देह दान करते हैं और कुछ हम्म, लोग हैं जो अंग दान करते हैं।
तो ये 4 तरह के दान हैं जिस पे हम लोग फोकस करते हैं या हम लोग काम करते हैं। नंबर 1 ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन में हमें पता होता है कि भी हम किसको ब्लड दे रहे हैं। ब्लड कैंप का तो हमें क्योंकि नहीं वो पता होता, डायरेक्ट आपके लेकिन सामने हाँ, है। ब्लड डोनेशन जो हम लोग करते हैं उसमें हम हम्म, पता है कि भी हमने फला पेशेंट को उसको जाकर दिया। ब्लड डोनेट किया। आई डोनेशन केवल और केवल मृत्यु के बाद आदमी कर सकता है, या अगर तो कोई जीते आदमी जी भी तो जीते जी किसी करता है। हाँ, जानकार के लिए हाँ, कर जीते जी सकता हम है। तब कर सकते हैं हम्म, जब वो इमीडिएट हमारा फैमिली मेंबर होता हाँ। है। मैंने अपनी वाइफ के लिए, मदर के लिए, भाई के लिए, बेटे के लिए हम उसको कर सकते हैं केवल। नंबर 1। नंबर 2, आई डोनेशन जो भारत सरकार या हम लोग जो प्रयास करते हैं कि सभी लोग आई डोनेशन की अपना प्लीज लें, तो वो क्या होता है कि मरने के बाद में लोग बाग अपना नेत्रदान करें, और नेत्रदान जो भी होता है वो सरकारी मेडिकल कॉलेज जो भी होगा नियर बाई आपके एरिया का, वहां से टीम आएगी, वहां पे गवर्नमेंट डॉक्टर्स आएंगे, वो आपका जो कॉर्निया है या जो नेत्रदान है वो प्रोसेस करके वो लेके जाएंगे, और वो फिर एक सेंट्रलाइज वे में जिन लोगों ने अपना अप्लाई कर रखा होगा अप्लाई किया हुआ है उनको जाके मिलता उनको है। दे देंगे। हाँ। हमारे संस्कृति में, भारत की जो संस्कृति है उसमें कहा जाता है कि अगर हम एक हाथ से दान दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। तो आप ये मत सोचो कि मैंने जो नेत्रदान दिया है वो किसके पास जा रहा है। आप ये सोचो कि हाँ, मैंने नेत्रदान करा है, किसी ना किसी को कोई तो उससे देखेगा। रोशनी मिलेगी। इसी तरीके से तीसरा दान होता है आपका देहदान। जितने भी मेडिकल सेंटर हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं, अब वहाँ पे जो नए बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, वो उनको कैसे पता चलेगा कि भी हार्ट कहाँ पे होता है, लीवर कहाँ पे होता है, इसका साइज क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, उसमें कौन-कौन सी नसें जा रही हैं। तो उनको रिसर्च के लिए या स्टडी करने के लिए, एजुकेशन करने के लिए देह ह्यूमन बॉडी की चाहिए ज़रूरत होता है। पड़ती है। तो आज की डेट में ये एक अवेयरनेस आ रही है कि लोग बाग अपने पिता की या जो अपने पारिवारिक लोग हैं, उनकी स्वीकृति के साथ में परिवार के लोग पूरी की पूरी देहदान करते हैं। मगर दीपांशु जी, कई बार ऐसा भी होता होगा, मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारा आप नेत्रदान ले लीजिए, मतलब जब हम ना रहे, मगर हो सकता है परिवार के लोग उस चीज को ना एक्सेप्ट जी, कर। तो हो इसका सकता है टीम आए और वो उसे भगा दे नहीं, कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसका देखिए, ऐसा होता है, काफ़ी बार हम्म। होता है। मैंने नित्यदान का अपना नहीं, मैं संकल्प खुद लिया। चाहती हूँ, जी, मैं भगवान की उसी का बता दुआ रहा हूँ से आपको। मैं 67 की जी, हूँ जी, जी। और मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, जी। और मैं चाहती हूँ कि कभी भी अगर मेरी मृत्यु होती है तो भाई मैं नेत्रदान दूं। हाँ, अब देह दान तो पता नहीं पूरा परिवार देने देगा कि नहीं, बिल्कुल, मगर हाँ, बिल्कुल। नेत्रदान तो कर सकते हैं। देखिए, इस चीज़ का मैं बताता हूँ आपको हम्म, कि हम नेत्रदान का संकल्प लेते हैं। हम्म, मैंने नेत्रदान का संकल्प लिया है। हम्म, तो जब हम वो फॉर्म भरते हैं, हम्म, वो एक संस्था के माध्यम से हम हम्म, सरकार के पास जानकारी प्रोवाइड कराते हैं कि हाँ, मैं दीपांशु मित्तल, राजनगर एक्सटेंशन निवासी, मैंने नेत्रदान का संकल्प लिया है। हम्म, उस फॉर्म पे मेरे परिवार के साइन भी होते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि मगर ये पूरे मैसेज परिवार के मेंबर्स के, नहीं, वरना मान लीजिए साइन एक का और वो नहीं रहा जब नहीं, तक। मैं उसको बताता हूँ। हम्म, परिवार में क्या होता है, जैसे मैं हूँ, मैंने अगर फॉर्म भरा है, तो हम्म, मैंने मेरे घर पे मेरी वाइफ है, हम्म, मेरी माताजी हैं, तो हम्म, मैंने उन दोनों के साइन करवा दिए। अच्छा। तो परिवार से साइन हम्म, करवाने का उद्देश्य ये होता है कि हाँ, हाँ, वो ऑब्जेक्ट एटलीस्ट ना मैंने करे। उनको बताया है, हम्म, और वो साइन तब करेंगे जब उन्होंने हामी भरी है, एक्सेप्ट किया होगा। एक्सेप्ट किया है कि हाँ। इसका मतलब हम्म, सबसे पहले काम है कि मैं एजुकेट हुआ, मुझे हम्म, पता चला कि देहदान करना चाहिए या हम्म, नेत्रदान करना चाहिए। वो हम्म, जानकारी या उसकी अच्छी बातें मैंने अपनी फैमिली को कन्वे करी। जब हम्म, मेरी फैमिली एग्री हो गई, तो हमने वो फॉर्म भरा। हम्म, उसके बाद में जब भी नेत्रदान का समय आएगा, हम्म। सिंपल सी बात है, मैं उस टाइम दुनिया में नहीं और वो रहूँगा। उनको बताएगा कौन की हाँ, डेथ हो गई है। वही। तो मैं जब दुनिया में नहीं रहूँगा, हम्म, तो मेरे परिवार की पहली ज़िम्मेदारी है, उनको इन्फॉर्म वही करना। बताएँगे, है ना? अच्छा। तो मेरे परिवार के लोग जिन संस्था के माध्यम से हमने संकल्प लिया है नेत्रदान का या देहदान का,
वो लोग जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनकी टीम से बात करेंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की टीम मेरे तुरंत परिवार आएगी। से बात करेगी कि हाँ जी हाँ, आपके परिवार में ऐसे ऐसे इनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने संकल्प लिया था, क्या आप नेत्रदान करवाना चाहते हैं? जब मेरा परिवार उनको सहमति देगा, हाँ जी हाँ, हमने, क्योंकि देखिए तभी मरने ले के पाते बाद में हैं। सिचुएशन क्या होती है कि मैं मरा, अब मेरे बाद में मेरी वाइफ है, लेकिन मेरा पूरा परिवार भी है, जो मेरे नाते रिश्तेदार हैं, वो लोग भी उस समय घर पर प्रेजेंट बोल हैं। सकते हैं, तो पहले उन लोगों को भी मैसेज कन्वे करना है, कन्विंस करना उनको भी होगा। कन्वेंस करना है, तब उसके बाद में एक पारिवारिक सहमति के साथ में हम करते हैं। नहीं, अब इसमें मतलब जनरली मेरी दृष्टि से क्या है, जैसे मान लीजिए अगर पति कोई संकल्प ले लेते हैं, तो एज पर मेडिकल डाटाज, बिकॉज पति इज ओल्डर देन द लेडी, तो उनकी डेथ पे तो चलो पत्नी अपनी सहमति दे देंगी, और अगर पति नहीं रहे और पत्नी रह गई तो वो पत्नी की सहमति कौन देखिए, देगा? बच्चे आजकल सब बाहर रहते हैं, तो साइन किसके मिलेंगे, कैसे होगा, कौन इन्फॉर्म करेगा? इसके लिए हम सिंपल सा ये रहता है कि हम उनके घर पे जाते हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति हमसे इच्छा जताता है कि हाँ जी हाँ, मैं नेत्रदान का या देहदान का संकल्प लेना चाहता हूँ, तो हम उनके घर पे जाते हैं। फॉर्म भरने से पहले हम उनके जो लाइफ पार्टनर हैं, चाहे पति हैं या पत्नी हैं, उनसे बात करते हैं। उनके बच्चों को भी एक साथ बिठाते हैं। तो पहले हम उनसे डिटेल में डिस्कशन करते हैं, उनको समझाते हैं, उसके बाद ही मगर उनका आजकल लिया बच्चे तो जाता है। मिलना मुश्किल है। बच्चे तो देखिए किसी मैम, के अवेलेबल नहीं एक्चुअली हो क्या है पाते कि हैं। बच्चों को तो हम रिटर्न इंफॉर्मेशन या इंडिकेशंस कुछ दे सकते हैं, मगर इसमें हम एक काम और करते हैं, भारत सरकार ये काम करती है कि जब भी मतलब उस कोई भी, डॉक्यूमेंट की कॉपी उनको भेज सकते हैं, हाँ, ऐसा उसका हो ये बता रहा हूँ सकता मैं है। आपको कि जो भी बंदा नेत्रदान देहदान का संकल्प लेता है, तो उनको एक तो आईडी कार्ड मिलता है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है उस साइज का एक आईडी कार्ड मिलता है, जिस पे लिखा होता है कि इनका नाम ये है, इन्होंने इस चीज के लिए संकल्प एक लिया बार हुआ है। किया था शायद मैंने ये हाँ, ऐसा। दूसरा एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको लोग बाग फ्रेम करवा के अपने ड्राइंग रूम में लगवाते हैं। अच्छा, जिससे तो कि उससे क्या होता है कि जो भी व्यक्ति उसके घर पे आता है, आए मेरे उनको रिलेटिव आ रहे हैं, पता मेरी लग सिस्टर जाएगा, आती हैं, तो वो लोग देखते हैं, तो उनको भी इंफॉर्मेशन मिलती ऑलरेडी रहती है इंफॉर्मेशन कि हो हाँ जाती यहाँ है, इन्होंने संकल्प लिया हुआ है। लिया हुआ है। तो उनका माइंडसेट पहले से ही बन जाता है। तो हम तो सभी से कहेंगे, सबसे पहले आप इसकी जानकारी लो कि आप नेत्रदान या देहदान का जो संकल्प ले रहे हैं, उसका क्या फायदे हैं, आप किसको किस तरीके से मदद कर रहे हैं। अपने परिवार की सहमति के साथ में आप संकल्प लें, और साथ में दूसरे लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। एक चौथा पॉइंट रह गया आपका, अंगदान। तो जब हम संकल्प लेते हैं तो नेत्रदान, देहदान तो बहुत आसान होता है। जब बात आती है अंगदान की, तो तो लोगों के मुश्किल है अंदर एक डाउट रहता कि है ये काट पीट कि करेंगे। कि ये मेरी किडनी निकाल लेंगे, हाँ, मेरे लंग्स निकाल लेंगे, मेरा हार्ट निकाल लेंगे अगर मैं संकल्प भरा, जो कि लोगों की एक भ्रांति है। एक्चुअली क्या है कि अगर 1000 लोग नेत्रदान का संकल्प ले रहे हैं, उसमें से मुश्किल से 100 लोग होते हैं जो देहदान का संकल्प लेते हैं, और उसमें से मुश्किल से 1% लोग होते हैं जो अंगदान का संकल्प लेते हैं। अब इसके पीछे सबसे ज्यादा जानकारी का अभाव ये है कि लोगों को लगता है कि मेरे जीते जी मेरे ऑर्गन्स या मेरे बॉडी पार्ट्स डोनेट हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। अंगदान की जो प्रक्रिया सिचुएशन आती है, वो केवल और केवल तब आती है जब उस व्यक्ति को एम्स लेवल के जो डॉक्टर का पैनल है, वो घोषित कर देता है कि ये व्यक्ति ब्रेन डेड है और ये फ्यूचर में सर्वाइव। मतलब डेथ डिक्लेयर करने से पहले ही करना होगा ना? एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में जो डेथ है, दो तरीके से डिक्लेयर की जाती हाँ, है। एक तो ब्रेन एक तो डेड, ये एक है हार्ट कि भाई ये व्यक्ति अब कोमा में चला गया, और ये अब नहीं बचेगा। कब उठेगा नहीं पता। तो वो भी एक संभावित व्यक्ति है, और वो
या उसके परिवार के लोग भी उसके बॉडी पार्ट का डोनेशन नहीं करवा सकते। नहीं करवा सकते, मेरे वो तो आ, मेरे इमोशनली भी नहीं कंफर्टेबल होगा ना। मेरे सामने का उदाहरण है, हम्म, हमारे राजनगर एक्सटेंशन में ही एक सोसाइटी में एक सज्जन रहते थे। उनके जवान बेटा हम्म, घर से किसी तरीके से वो छत से गिर गया था। हम्म, वो परिवार जो दिल्ली में एक समय पे 3 मंजिला मकान का मालिक था, वो परिवार उस बच्चे को 10 साल से अपने साथ संभाल के एक बिस्तर पे रखा हुआ है। हम्म, उसकी तीमारदारी में, उसकी सेवा में उनका पूरा मकान बिक गया। आज की डेट में वो एक फ्लैट में किराए पे रह रहे हैं। हम्म। उनके पिता ने अभी कुछ समय पहले माननीय इलाहाबाद न्यायालय में, हाई कोर्ट में अपील दायर की थी कि मेरा बेटा इतने वर्षों से कोमा में पड़ा है और मुझे लगता है कि वो जीवित नहीं रह पाएगा। उनको डॉक्टरों ने भी सर्टिफाइड किया था, तो उन्होंने तब अपील भी की थी परमिशन नहीं दी कि होगी। आप हमें परमिशन दे दो, हम हम्म, अपने बेटे का अंगदान करवाना चाहते हैं, उसको इच्छा मृत्यु दे दो। हम्म, माननीय न्यायालय ने नहीं उनको दी। परमिशन नहीं दी थी। हम्म, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अंगदान केवल तभी संभव है हम्म। जब कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टरों ने बता दिया कि भी ये व्यक्ति मगर अब उस जीवित नहीं केस रह में भी पाएगा। डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि इसका ब्रेन डेड है और कुछ नहीं हो सकता, तब नहीं, भी परमिशन देखिए, नहीं मिली। डॉक्टर 2 चीज लिख के देता है हम्म, कि ये बंदा कोमा में है और ये बंदा हमें नहीं पता ये मतलब कब उससे कुछ उठेगा। उम्मीद होगी, हाँ, अगर उम्मीद है, हाँ, न्यायालय को तो लगता है कि अंगदान नहीं हो 100 में सकता से 1% भी उम्मीद है, है कि तो वो जीवित रहे। अंगदान नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। जब डॉक्टर कह देते कि हाँ जी हाँ, हम्म, ये तो अब जीवित नहीं रह सकता। हम्म। अच्छा दीपांशु जी, ये मतलब हेल्थ को अगर हम अलग रखते हैं, तो इसके अलावा आप राजनगर एक्सटेंशन के लोगों के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं? किस और तरीके की मदद उनको दिलवाते हैं या देते हैं? ऐसा क्या करते हैं? हाँ, एक्चुअली क्या है कि जो कोविड के टाइम पीरियड में हमारा सामाजिकता लोगों से जुड़े थे हम सामाजिक तौर हम्म, पे, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हुआ क्या था कि जब हमने ब्लड ब्लड डोनेशन का ग्रुप बनाया था, हम्म, तो उस पे जो लोग जुड़ते थे भी, शुरू में 100 लोग जुड़े, 200, 400, 500 लोग हुए। तो 500 लोग में से कुछ लोग ऐसे होते थे जिनका अपना कुछ ना कुछ रोजगार होता था। हम्म, कोई महिला है वो ट्यूशन पढ़ाती थी, कोई महिला है वो क्लाउड किचन चलाती थी, कोई आदमी है तो वो इंटीरियर का काम करता था, कोई आदमी है वो प्रॉपर्टी का काम करता था। तो हमारा जो पहला ग्रुप था रक्तदान महादान वाला, तो हम्म, उसमें उद्देश्य ये था कि इस ग्रुप पे किसी आदमी ने एकदम मैसेज डाला कि मेरे को इस अस्पताल में इस ब्लड ग्रुप का ये ब्लड चाहिए। हम्म। तो एकदम मैक्सिमम लोग जो ग्रुप पे जुड़े हुए हैं वो मैसेज रीड करें, नहीं मतलब उसकी हेल्प करें। हेल्थ से तो आप जुड़े जी, हुए हैं, वही बता मगर रहा हूँ मैं हेल्थ आपको। से अलग। हाँ, तो होता क्या था कि हमारा जो रक्तदान महादान वाला ग्रुप है, हम्म, उस पे लोग बाग अपने जो व्यावसायिक प्रचार होते थे, अपने वो भी व्यापार का डालने प्रचार वो लगे। डालते थे। तो हम्म, शुरुआत में हम क्या करते थे, उनके वो मैसेज डिलीट कर देते थे। वो हम हम्म, कहते थे कि भई ये जो ग्रुप है, ये केवल रक्तदान का है, आप केवल हम्म, इससे संबंधित पोस्ट डालिए। हम्म। तो लोगों अभी भी बाग आप ऐसा ही करते हैं? जी। हम्म, तो उस समय लोग बाग कहते थे कि दीपांशु जी, कुछ ऐसा ग्रुप भी बनाइए कि जहाँ पे हम अपना प्रचार भी कर सकें। भई हम हम्म, भी हमें भी थोड़ा ये लोगों के बीच में हम बता सकें हम क्या काम करते हैं। तो उस समय फिर ये फ़ील हुआ कि हाँ, जब लोग बागों को ज़रूरत है कि वो हम्म, अपना प्रचार कर सकें, लोगों को बता सकें, हम्म, तो हमने धीरे-धीरे अलग-अलग विषयों पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाने चालू किए। हम्म, जैसे हमने एक ग्रुप बनाया था आपका ट्यूशन एंड कोचिंग हम्म, इन्फॉर्मेशन। तो उसमें जो भी महिलाएँ या जो भी पुरुष राजनगर एक्सटेंशन के निवासी, सबसे हम्म, पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा दायरा है, हमने राजनगर एक्सटेंशन तक ही सीमित रखने का प्रयास किया है। हम्म, हमसे बाहर के लोग भी जुड़ते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहता है कि सबसे पहले हम अपने घर के लिए कुछ काम करें। हम्म, तो हमारा जो मेन फ़ोकस रहता है कि हम राजनगर एक्सटेंशन के लोगों को
राजनगर एक्सटेंशन के लोगों से ही किस तरीके से जोड़ जोड़ सकते हैं। सकते हैं। तो आज की डेट में एक महिला है, वो मेरी सोसाइटी में रहती है, तो उन्होंने सोसाइटी ग्रुप पे डाल दिया कि भी ऐसे-ऐसे मैं ये ट्यूशन पढ़ाती हूँ। हम्म, लेकिन उनका बिज़नेस भी सोसाइटी में कितने लोग हैं जो सेम सब्जेक्ट का या सेम हम्म, एज ग्रुप में ट्यूशन पढ़ रही हैं। तो उनके लिए फिर हमने एक राजनगर एक्सटेंशन लेवल का ग्रुप बनाया, ट्यूशन और अपना सपोर्ट ट्यूशन एंड कोचिंग सपोर्ट का। तो उसमें अलग-अलग सोसाइटी के लोग जुड़े। हम्म, अब आज की डेट में उसमें 500-700 लोग से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जो कुछ उसमें टीचर्स हैं, जो अपना डालते भी मैं इस सब्जेक्ट का ये टीचर हूँ, मैं ये हम्म, क्वालिफ़िकेशन है, मैं बच्चों को इस तरीके से पढ़ाता हूँ। और हम्म, काफ़ी लोग हैं जिनको अपने बच्चों के लिए सही टीचर की ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ पे मदद करते हैं। तो हम्म, इसी तरीके से एक हमने फूड एंड रेस्टोरेंट सपोर्ट करके ग्रुप बनाया है, जिसमें हम्म, एक्सटेंशन की महिलाएँ हैं, कोई अचार बना रही हैं, कोई केक बना रहे हैं, हम्म, कोई अपना लड्डू बना रहे हैं, टिफिन कोई सर्विसेज भी क्लाउड देती किचन हैं। चला रही हैं, कोई टिफ़िन सर्विस है। तो हम्म, उनके लिए ग्रुप बनाया है, वहाँ पे वो लोग अपना प्रमोशन हम्म, करते हैं। तो उससे क्या है कि एक सोसाइटी के दायरे से बाहर उनको हम्म, एक पूरा मार्केट मिलता है। हम्म, अपना जो सोच है या फ़ोकस है वो लोकल फॉर वोकल है, कि हम्म, हम लोकल के लोगों के द्वारा कैसे लोकल के लोगों की मदद कर हम्म। सकते हैं। तो हम मतलब एक दूसरे से जोड़ने का जी, कार्यक्रम हो बिल्कुल, गया, बिल्कुल। कड़ी बना दिया आपने। जी, तो इस तरीके से आज की हम्म, डेट में हमें 50 से ज़्यादा अलग-अलग हम्म। व्हाट्सएप ग्रुप हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप सेहत का तो ध्यान रखते ही हैं और मैंने बहुत सारी सोसाइटीज में देखा, मैं भी वहाँ रही हूँ, कि वहाँ कुत्ते बहुत हैं। जी, और मतलब ये बहुत सारे कुत्ते और बहुत सारे बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को भी इतना अटैक करते हैं, इतना अटैक करते हैं। ना कोई सुबह घूमने जा सकता है, ना कोई शाम को घूमने जा सकता है। देखिए ये जो आपका और क्वेश्चन है ना बहुत कंट्रोवर्शियल मतलब है। नहीं, कंट्रोवर्शियल तो है, मगर मुझे लगता है बहुत माइंडफुल भी हाँ, है एक्चुअली ना? मैंने अगर हम इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, जी, क्योंकि ये भी एक सेहत का ही पॉइंट है, कि अगर हम अपने को कुत्तों के द्वारा कटवाते रहेंगे और फिर रेबीज का इंजेक्शन भी कभी समय पर मिलता है, कभी नहीं मिलता है, और ना भी मिले या मिल भी जाए, तो जो काटने का दर्द है वो तो है ही, और जो डर है काटने का, बूढ़े लोगों को स्पेशली। अब जैसे मेरे पति को कुछ समय पहले कुत्ते ने काटा, और मेरे पति इतना डर गए, इतना डर गए, कि उनको कुत्ता देखते ही लगता था जैसे भूत आ गया, और बिल्कुल। बिल्कुल भागते थे। ही इज 74 ईयर्स ओल्ड। हुँ, तो उनको बहुत ज्यादा फियर हो गया था। उन्होंने सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को बोलने की कोशिश करी कि भाई इसका कुछ उपाय ढूंढिए, आफ्टर ऑल हमें भी घर से निकलना है, हम जी। घर के अंदर बंद नहीं हो सकते। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मतलब कुछ उपाय सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, या इंसान की बजाय कुत्ते सड़कों पे दौड़ेंगे और लोग नहीं, घरों में बंद हो नहीं, जाएंगे? नहीं, नहीं। देखिए मैं क्या ऐसे तो बताऊँ, हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। इस विषय पे मैंने काफ़ी काम किया है और मैंने इस हम्म, पे थोड़ा-सा रिसर्च भी किया है। हम्म, देखिए, समस्या है तो उसका समाधान भी है, पहली बिल्कुल, बात। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर समस्या है तो हम्म, वो आई कहाँ से? हम्म, तो ऐसा नहीं है कि कुत्ते कोई बाहरी प्लेनेट के जीव हैं जो हम्म, एकदम से हमारे समाज के अंदर आ गए हैं, हम्म, ऐसा नहीं है। हम्म, हमारे समाज में या हमारी संस्कृति में शुरुआत से कुत्तों का स्थान रहा है। हम्म, उनको हम हिंदी में श्वान कहते हैं और अपना जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें हमें पूजा भी जाता है, भैरव बाबा कहा जाता है और जितने भी हमारे हिंदू धर्म में या हिंदू संस्कृति में हैं, ये भी कहा जाता है कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो वो अभी अगर आप शहरी एरिया को छोड़ दो, देहात में जाओगे तो लोग वहाँ अभी भी शाम को रोटी ऐसा है। देते भी हैं, हम्म, नियमित तौर पे डेली शाम को देते भी हैं। हम्म। तो ये जो कुत्तों की समस्या है, ये एकदम से जो उभर के आई है और अगर आप पिछले मतलब ये इतने मतलब ज्यादा हो गए जी, 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 उसका मैं कि बताता हूँ मतलब आपको। पहले पूरे मोहल्ले में कोई एक आध कुत्ता होता था, जी, या एक आध गाय होती थी, जिसको लोग रोटी खिला देते थे और सोचते थे चलो भाई गाय को रोटी खिला दो या कुत्ते को रोटी खिला दो। जी। चिड़िया को भी खिलाते थे, ऐसी देखिए, बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुत्तों की समस्या बहुत ही ज़्यादा एकदम उभर के आई है। हम्म। हुआ क्या है और स्पेशली काटने की, जी, मतलब कुत्ते हो तो कोई बात नहीं, मगर अगर कुत्ते काटे आप वो सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप
अब से 10 साल पुराने अखबारों को उठा के देखेंगे, आपको कोई इक्का दुक्का खबर मिलेगी हाँ कि कुत्तों के कुत्ते ने ऊपर। काटा। ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, 10 साल हाँ पुरानी बात हाँ कर रहा हूँ और क्या। आपसे। जबकि उस समय भी कुत्ते हुआ करते थे, ये ऐसी बात नहीं उस समय वो कुत्ते नहीं हुआ करते क्रांतिकारी थे। नहीं थे। और उस समय भी कुत्ते काटा करते थे, उस समय भी हाँ। रेबीज हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई समस्या है ना? अंतर अब हम समझते मगर हैं हुआ मगर क्या ये है। उभरती हुई हाँ, समस्या है। अब इसके पॉइंट पे आते हैं कि ये जो समस्या एकदम इतना गंभीर हाँ रूप ले लिया है, इतना गंभीर उसकी रूप। वजह क्या है? हाँ। मैं एक छोटे से कस्बा है हमारा गुलाबटी है, बुलंदशहर जिले के मैं अंदर पड़ता है, जानती मैं हूँ। वहाँ का रहने वाला हम्म, हूँ। तो हम भी बचपन से गली मोहल्ले में रहे हैं, हम्म, तो हमारे गली मोहल्ले में भी कुत्ते रहा करते थे। हम्म, तो पहले क्या होता था, सबसे पहले हमें कुत्तों की सोच समझनी चाहिए। अगर हम अ, जैसे साइंटिफिकली जाते हैं, साइंटिफिकली या फिर एक जो मनोविज्ञान होता है, जैसे घोड़ा है, हम्म, घोड़ा एक स्वामी भक्त पशु है। हम्म, वो किसी को अगर अपना मालिक मान लेता, अपना स्वामी मान लेता, तो उसके लिए अपनी जान भी दे देता है ना? हम्म, आपने बहुत से उदाहरण देखे होंगे कि हम्म, घोड़ा अपने मालिक के पास कई मील दूर सफर से वापस आ जाता है। वापस आ जाता है। हाथी है, कुत्ता भी आ हाथी जाता है शायद। हाथी जो जानवर है, हम्म, वो अपने मालिक को मालिक नहीं समझता, वो दोस्त मानता है। अच्छा। हाथी हमेशा महावत को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता है। अच्छा। और जितना हाथी अपने महावत के लिए करता है ना, कि हम्म, उसके आदेश पर चल रहा है, वो फिर रहा है, उतना ही महावत भी अपने हाथी के लिए करता है। वो डेली उसको लेके हम्म, जाएगा, उसको अच्छे से नहलाएगा। नहलाएगा, रगड़-रगड़ के उसकी खुजली करेगा, सब मतलब महावत भी पूरी वो करता है। हम्म, आपने बहुत से इंसिडेंट देखे होंगे कि हाथी ने अपने महावत की हत्या कर दी, ओ उसे पैरों से कुचल दिया। वो क्यों? उस कंडीशन में जब हाथी को फील होता है कि ये मेरे साथ में बदतमीजी कर दगा रहा है या कर रहा मेरे है। साथ में ये अपना एक मित्रता वाला व्यवहार नहीं कर नहीं रहा, कर रहा है। तो हाथी की जो योनि है वो है दोस्ती वाली, हम्म, घोड़े की जो योनि है वो है मालिक स्वामी की भक्त वाली। हम्म, अब अगर हम कुत्ते पे आते हैं तो श्वान जो है वो एक स्वामी भक्त होता है। हम्म, वो अपने मालिक को स्वामी मानता है, हम्म, या हम ये कह देते हैं कि जो उनकी योनि होती है वो गुलामी वाली योनि होती है। हम्म, आपने अपने घर में एक कुत्ता पाला है, हम्म, आपने उसको रोटी दी, अगर आप उसको 10 बार भी मारोगे, हम्म, वो पलट के आपका भौंकेगा नहीं, हम्म, काटेगा नहीं। वो अगर आपने कुत्ता पाला हुआ है, वो चिड़चिड़ा के आपको मतलब कि अपने शब्दों में कहेगा, "भई मुझे क्यों मार रहे हो?" लेकिन पलट के कभी भी आपको नहीं काटेगा। हम्म, जबकि हाथी आपको उल्टा मार देगा, घोड़ा है, घोड़ा भी आपको वो कर देगा, छोड़ देगा या अपने आप अब वो करेगा। लेकिन कुत्ते की जो वो है, वो ये है। हमारे गली मोहल्ले में जो कुत्ते रहते, वो घर-घर पे जाते, पूँछ हिलाते, हमसे खाना लेते। तो जो हमारे परिवार में जब वो हमारे घर पे आते थे, हमारे घर में जितने भी मेंबर हैं, क्योंकि कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत हाई होती है, हम्म, तो वो सभी लोगों की जो खुशबू है, फ्रेग्रेंस है, वो सूँघ लेते थे। ऊपर से जब हम उनको खाना देते थे, तो वो हर परिवार से, मोहल्ले के सभी परिवारों से वो जुड़ा रहता था नहीं कुत्ता। मगर सोसाइटीज में तो हाई राइज है, तो और हाँ, कुत्ते अब को मैं रोटी नीचे दी उसी जा रही है, तो उसी कुत्ते को पॉइंट क्या पता कौन से फ्लैट नंबर वही, से है। अब मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। एक्चुअली कुत्तों की समस्या केवल हाई राइज सोसाइटी की नहीं है, ये धीरे-धीरे नहीं मैं छोटे आपसे कस्बों की भी हो रही है। पर्टिकुलरली हाँ, मैं आपकी राजनगर एक्सटेंशन की बात करना चाहती हूँ, मैडम ये क्योंकि मैं भी जब वहां थी जी, रहती थी तो भाई कुत्तों से निपटना बड़ा मुश्किल था। देखिए, आप आगे आगे कुत्ता आज पीछे की डेट पीछे। में हो क्या रहा है, कुत्ता जो एक सामाजिक प्राणी था, हम्म, जहाँ पे रहता था, उन लोगों से जुड़ाव पे हाँ रहता ठीक था, है। आज की डेट में वो उसका जुड़ाव खत्म होता जा रहा है। भई मेरे मोहल्ले में या मेरी सोसाइटी में एक कुत्ता रहता है, हम्म, एक बाहर से व्यक्ति आया, उसने कुत्ते को खाना खिलाया और वो चला गया, हम्म, जिसको हम कॉमन भाषा में डॉग फीडर्स कह देते हैं। हम्म, अब वो व्यक्ति जब कुत्ते को खाना दे के चला गया, कुत्ते का पेट हो गया फुल, उसे पता है भी मेरे को यहाँ पे वो बंदा आएगा, खाना दे के चला जाएगा। तो वो जो कुत्ता है, वो पूरे गली मोहल्ले के या सोसाइटी के लोगों से जुड़ने की बनस्पत केवल उस व्यक्ति से जुड़ा। भी जब मेरा पेट भरा हुआ है, तो मैं सोसाइटी के या जो मेरे मोहल्ले नहीं के 50 लोग नहीं हैं, उनके पास तो मैं गया नहीं।
तो ना नहीं, तो मैं उनसे उनकी खुशबू सूंघी है, ना मैंने उनसे खाना मांगा मगर है। दीपांशु जी एक बात है यहाँ पे, अब जैसे कुछ लोग जो खाना खिलाते हैं, मानती हूँ चलो कि भी उनका ये सोच है कि अगर हम खाना खिलाएंगे तो ये हमें नहीं काटेगा, तो नहीं, उनकी उन्हें तो सोच ये नहीं नहीं है। काटेगा, नहीं मान लो है भी, और ये ऐसा एक्चुअली है क्या भी, है, देखिए मान लो उनको नहीं काटेगा, मगर जो बाकी के लोग हैं, अब मान लो आपने तो खाना खिलाया, आपको नहीं काटा, और अगले 4 घर छोड़ के जो है वो नहीं खिलाता खाना, वही तो वो मैं उसको आपको काट बता ले, या आप दूसरे देखिए, मोहल्ले में चले जाएं, सारे मोहल्लों में कुत्ते हैं, आज की आप डेट दूसरे में मोहल्ले में जाएंगे, वो दूसरे मोहल्ले का कुत्ता हाँ, काट लेगा। आपको भी पता होगा जब आप छोटे थे, तो आप अगर किसी दूसरी गली में जाते थे, हाँ, तो तो वहाँ कुत्ते के कुत्ते पीछे आपको पड़े। भौंकते थे। हाँ, क्यों? क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड नहीं थे, तो वही तो जबकि मैं कह रही हूँ। आपके गली के कुत्ते आपसे कनेक्टेड रहते थे। हम्म, तो ये तो हो गया कुत्तों की मानसिकता। ठीक है। कुत्ता जो है, वो एक रीजन पे नहीं रहता वो है, तो सही उनकी है, है कि भी मगर मेरा अब एक रीजन नहीं, है ना? मगर इसका उपाय क्या है भाई? उपाय मैं आपको कुत्ते बता रहा सारे हूँ। इलाके में हो गए, देखिए, सारे मोहल्लों में, सारी सोसाइटीज में, सारी सड़कों में, मेरी बात बाजार सुनिए में आप। भी, और एक्चुअली रेजिडेंशियल दिक्कत एरियाज में कहाँ पे भी। आ रही है? हम्म, हम बचपन से सुनते आए हैं, हम्म। हमारे माँ-बाप कहते थे कि कुत्तों को मीठा नहीं देना चाहिए, खूब देते हैं लोग, बिस्किट खिलाते हैं। नंबर 1 बात। हाँ, नंबर 2 बात, हर कुत्ता जो है हर ना कोई नियम बना रखा है लोगों ने, बिस्किट का पैकेट लिया, कुत्ते को खिला दिया, नंबर 2 बात, मतलब बहुत कॉमन चीज हो कुत्तों गई को है। जो कुत्ते हैं ना, हम्म, ये इनके पूर्वज एक टाइम पे भेड़िया रहे थे। हम्म, तो जो भेड़िया जेनेटिक वे में शाकाहारी बने, सोसाइटी में रहने लगे, तो वो उन्होंने कुत्तों का रूप ले लिया। और हम्म, जो भेड़िए मांसाहारी रहे, वो आज भी भेड़िया हैं। हम्म, तो कुत्ते एक लंबे टाइम के बाद में वो शाकाहार भोजन होते-होते वो यहाँ पे सोसाइटी में रहने लगे। हम्म, आज की डेट में जो बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं, वो हम्म, खुद कहते हैं कि कुत्तों को मांसाहार नहीं खिलाना चाहिए। मांसाहार। हाँ, हम्म, कुत्तों को नॉन-वेज और मीठा हम्म, हम जितना खिला रहे हैं, उनको उतना ही ज़्यादा उसका असर पड़ रहा है। नंबर 2 बात, आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो हमारी अम्मा थी या माताजी थी, वो कुत्ते की रोटी पे सरसों का तेल लगा के देती थी। कहा जाता था भी कुत्ते की रोटी है, वो सरसों का तेल लगा कर इसको दे दो। तो ये कुछ साइंटिफिक रीज़न हैं, जिससे कि आज की डेट में जो भी हम विदेशी कंपनियों का पशु आहार उनको खिला रहे हैं, हम्म, उससे भी उनकी मानसिकता या उनका व्यवहार चेंज हो रहा है। हम्म। हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। मेरी नहीं सोसाइटी में तो है जो कुत्ते रहते हैं, आपको लगता है कि मतलब इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय है। वो भी रहेंगे और हम भी रहेंगे, वो नहीं, काटते रहेंगे, देखिए, हम कटते उपाय रहेंगे, है। तो फिर सबसे क्या पहली उपाय बात है? कि मेरी सोसाइटी में जो हम्म, कुत्ते रह रहे हैं, तो मेरी सोसाइटी के लोग ही उसको खाना दें। कोई बाहर का व्यक्ति आके उसको खाना ना दे के जाए। हम्म। मेरे मोहल्ले में कुत्ते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अगले पिछले सब डाल जाते हैं, क्या वो करो? गलत है। भई सब आप डाल जहाँ जाते हैं। रहते हो, वहाँ पे जो कुत्ते हैं लोग उनको आप अपने घर के पालन-पोषण करो। सामने कुत्ते को नहीं अब डालते, हम लोगों के घर के सामने आके कुत्तों को खाना डाल जाते हैं। एक व्यक्ति है जो अपनी गाड़ी में 100-100 कुत्तों का खाना हाँ, बना खाना ले के आता है वो और पूरे शहर डालता में दे चला रहा है। जाता है। उसका क्या उद्देश्य है? बताओ, क्या क्या उसके उद्देश्य जीवन है? से पहले कुत्तों को खाना नहीं मिल रहा था? बताओ। क्या उनके आने के बाद ही आजकल तो मैंने आज की सुना डेट लोग में व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं, उसमें पैसा कलेक्ट करते हैं कुत्तों को खाना खिलाने का, मैडम और इसमें उनके घर के लोगों को भी कुत्ते काट चुके हैं। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? आज की डेट में लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। ये जो नए-नए बच्चे हैं आईटी हम्म, सेक्टर में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा, उनको लाखों का पैकेज मिलता है। एक 24 साल का बच्चा है, उसको लाखों का पैकेज मिल रहा है, उसको अभी इतनी समझ नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप इस उम्र में मतलब इन सब समाज सेवा में जो लग गए, इसका उद्देश्य क्या है? नहीं आप देखिए, अपना भविष्य इन सब चीजों के थ्रू कैसे देख पाते हैं? मतलब मेरा क्या एक्चुअली मैं आपका आपको उद्देश्य बताऊँ क्या है? आगे क्या आप लक्ष्य लेके चलते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊँ क्योंकि कि ये तो मेरा ऐसी समस्याएं हैं, जी, इनमें तो अगर हम फंस गए तो फंस गए। नहीं देखिए तो इन फँसने वाली बात समस्याओं नहीं में है। से निकलना तो बहुत दूभर है, क्योंकि लोग जनरली जुड़ते रहेंगे, समस्याएं भी जुड़ती रहेंगी, बिल्कुल, बिल्कुल। और लोगों की एक एक्सपेक्टेशन भी हो जाएगी, भाई हम दीपांशु जी को
कुछ कहेंगे तो उसका कुछ हल बताएंगे। नहीं देखिए जैसे मैंने अपनी कुत्तों की समस्या का हल ढूंढना चाहा, नहीं, मगर अंतर क्या है हम्म, कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ हम्म, जो सामाजिक है, या हम्म, मैं आखिरी व्यक्ति नहीं हूँ जो सामाजिक हम्म, है, नंबर 1 हम्म, बात। नंबर 2 बात, मेरा यही कहना है या मेरा हम्म, यही उद्देश्य है कि हम्म, लोगों को लोगों से जोड़ना। हम्म, जितने भी हमने अपने अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हम्म, हैं या अलग-अलग हमने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बनाए हुए हैं, उनका उद्देश्य है लोगों को आपस में जोड़ना। अगर हम्म, हम ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं, तो उससे भी लोग बाग आपस में जुड़ रहे हैं। अगर हम्म, हमने जो बिज़नेस प्रमोशन के ग्रुप बनाए हैं, चाहे फूड सेक्टर में, चाहे एजुकेशन सेक्टर में या और अदर सेक्टर में, तो हम्म, उसका उद्देश्य भी है कि लोग बाग जो एक-दूसरे को नहीं जान पाते भी, हम्म, कोई आदमी है वो इस सोसाइटी में रहता है, कितनी संभावना है कि वो दूसरी सोसाइटी के लोगों से जुड़ सकता है। लेकिन हम्म, हमने प्लेटफ़ॉर्म जोड़ बनाया, दिया तो उनको। उसमें लोग बाग आपस में जुड़ रहे हैं। हमारा हम्म, कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम जो ये काम कर रहे हैं, इससे हमें किसी भी तरह का कोई फायदा मॉनेटरी हो। या किसी भी तरह का कोई फ़ायदा हो। हम्म, उद्देश्य ये है कि हमें लोगों से जुड़ना पसंद है, तो ये लोगों को आपका आपस में जोड़ना इस पसंद सब है। के अलावा व्यवसाय क्या है जिससे आपका मतलब केयर टेकिंग होता है, मैं पालन पोषण होता है या घर जी, चलता है, जो भी कहें हम? मैं जॉब करता हूँ। हम्म, आपका पिछले 14 सालों से मैं आईटी सेक्टर में वर्किंग हूँ और हम्म, एज़ ए डिजिटल कार्टोग्राफर वर्किंग हूँ। हम्म, तो वही मेरी अपना मेन आमदनी का साधन है, उसी से हम्म, मेरा परिवार चलता है। बाकी हम्म, ये जितनी भी एक्टिविटी हैं, इसमें हमने किसी भी तरह का, अगर कोई बंदा कोई भी ग्रुप में जुड़ता है, हम उससे कोई पैसा नहीं लेते हैं। हम्म, अगर कोई बंदा अपना प्रमोशन कर रहा है, अपना प्रचार कर रहा है, हम उससे कोई पैसा नहीं लेते हैं। हम्म, कोई बंदा अगर ब्लड डोनेशन करता है या किसी बंदे को ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है, हम उससे कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो ये सारा का सारा 100% सोशल कॉज़ में सोशल लिए गए कॉज। इनिशिएटिव हैं। अच्छा, क्या आप अपनी सेवाओं को मतलब राजनगर एक्सटेंशन से बाहर भी निकालना चाहते हैं या बस सीमित ही रखना नहीं, चाहते हैं? मेरा एक दायरा है कि हम्म, मैं राजनगर एक्सटेंशन का निवासी हूँ और मैं हम्म, यहाँ पर ही अपना मेन, भई जितनी चादर है उतना आदमी पैर फैला सकता है कि भगवान ने हम्म, हर किसी को 24 घंटे दिए हैं, तो हम्म, मैं एक्सटेंशन से बाहर अपना फ़ोकस नहीं रखता हूँ। हम्म, हाँ, उद्देश्य हमारा लोगों को यही एक मैसेज है, जिस तरीके से राजनगर एक्सटेंशन के लोग एक साथ जुड़ रहे हैं, हम्म, इसी तरीके से अलग-अलग क्षेत्र के लोग भी इसी आपस में माध्यम से जुड़े। आपस में जुड़ें। हम्म, तो क्या आप अपने जुड़े हुए लोगों से कुछ अपेक्षा रखते हैं जी, मेरी कि उनसे यही अपेक्षा है हम्म, कि अपने व्यक्तिगत जीवन में से कुछ समय आप समाज के लिए निकालें। हम्म, भई समाज में ने आपको बहुत समय दिया है। हम्म, कोई एक टीचर था जिसने आपको एजुकेशन दी है, जिसने आपको सिखाया है। कोई हम्म, कंपनी है जिसने आपको रोज़गार दिया है, हम्म, जो आपको एक फाइनेंशियली स्टेबल कर रही है। समाज में और भी लोग हैं जिन्होंने आपको सम्मान सम्मान दिया या सुरक्षा दी है। हम्म, भई हम जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही एक हमें पूरा परिवार, एक पूरी रिश्तेदारी मिलती है। हम्म, आज की डेट में हम लोगों ने अपनी व्यक्तिगत जीवन को या अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम पूरे के पूरे समाज से हटते जा रहे हैं। हम्म, आप खुद बताइएगा कि आपने अंतिम बार अपने रिश्तेदारों से कब बात की होगी? लोग बाग या कब साथ बैठे कब साथ होंगे? बैठे होंगे? हम कितने हम्म, रिश्तेदारों की शादियों में गए होंगे या उनको बुलाया होगा? हम्म, जबकि यही समाज है। हम्म, भारत में कोई वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं थी। नहीं थी, नहीं हम्म, हमारी हिस्ट्री भी नहीं रही है। हाँ वही। हमारी हिस्ट्री अनाथालय की नहीं रही है, हम्म, हमारी हिस्ट्री कभी वृद्धाश्रम की नहीं रही है। हम्म, आप हमारी पूरी संस्कृति में देख लो। तो हम्म, हम सामाजिक तौर पे एक साथ रहते थे, रहते हैं और मेरा समाज से बस रहेंगे यही भी। अपील है कि हम सामाजिक तौर पे एक साथ जुड़ कर हम्म, रहें। वही हम्म। हमारी जीत है, वही हमारा तो दीपांशु जी, क्या आप समाज हित में अपना कुछ मैसेज छोड़ना चाहते हैं? मैसेज तो बस एक यही है, हम्म, समाज से जुड़ो, थोड़ा समय समाज के लिए निकालो और हम्म, कोशिश करो कि किसी न किसी की, मतलब एक दिन में किसी एक आदमी की कुछ न कुछ मदद करो आप। हम्म, डेली किसी न किसी तरीके से एक मदद करो आप, तो हम्म, समाज कभी भी कमज़ोर नहीं होगा और हम्म। हर कोई तरक्की करेगा।
धन्यवाद दीपांशु जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों देखिए, हमें दीपांशु जी से इतनी बड़ी शिक्षा मिली कि हमें समाज से किस तरीके से जुड़ा रहना चाहिए, उसके कैसे-कैसे फ़ायदे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि चाहे हम रक्तदान की बात करें या हम विद्यादान की बात करें, देहदान की बात करें, नेत्रदान की करें, या हम किसी भी रूप में समाज का जब हित चाहते हैं, तो हमें समाज के बारे में सोचना चाहिए। और एक मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ये कुत्तों की समस्या के बारे में भी, कि इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कितना कुत्तों की सेवा करना गलत नहीं है, मगर समाज के लोगों का उनके द्वारा काटा जाना या उनके द्वारा बीमार होना या मरना, ये भी शायद समाज के पक्ष में नहीं है। तो जिस तरीके से हमारा धर्म जानवरों की रक्षा करना हमें सिखाता है, उसी तरीके से मानव रक्षा करना भी हमारा एक कर्तव्य है और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपके इस समय का बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगी कि आप हमें जॉइन करें, मेरी ऑनलाइन क्लासेस को जॉइन करें, और कभी भी अगर दीपांशु मित्तल जी की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, और दीपांशु मित्तल जी से आप सहायता ले सकते हैं। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है ज़िंदगी के पल बाय प्रेरणा गोयल, and website spokenenglishgzb.com. Thank you friends. Bye bye. See you again.